नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं। अर्थात यहाँ पे इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आप एक बार अच्छे से थियरी को पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक सही होने लगते हैं। लेकिन अगर जो आपकी थियरी क्लियर नहीं है तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन फिर भी गलती होने के चांसेस वहाँ पे बहुत सारे होते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपके सिलेबस के अनुसार थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का लिखा हुआ नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, हैंड राइटिंग नोट्स दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन होता है कि सर इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल नहीं पाते हैं या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे धीरे धीरे करके आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। यहाँ पे आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जिस एग्जाम की भी तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्जाम का कोर्स वहां पे मिल जाएगा। आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी में 4.0 5.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, बस आप ईमानदारी से मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। प्रश्न कहाँ से बनेगा, सब कुछ आपका यहीं से कवर होने वाला है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स भी मिल रहा है। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक व्यय में विस्थापन प्रभाव की अवधारणा को दिया था। विस्थापन प्रभाव की बात किसने की थी? तो सबसे पहले चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी। तो देखिए, विस्थापन प्रभाव सबसे पहले अगर जो आपने लोक वित्त के सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो लोक वित्त के अंतर्गत हम लोग सार्वजनिक व्यय के बारे में पढ़ते हैं और सार्वजनिक व्यय की भूमिका अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय से ही अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा मिलता है। तो अब सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में ही विस्थापन प्रभाव की बात जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वाइजमैन और पीकॉक के द्वारा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि विस्थापन प्रभाव का सर मतलब क्या होता है? तो विस्थापन प्रभाव का मतलब ये होता है कि वाइजमैन और पीकॉक ने जब अपने सार्वजनिक व्यय के नियम को दिया था तो ये कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में कोई संकट आता है, जैसे उन्होंने क्या कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में कोई संकट आता है जैसे मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में अगर जो आपात आता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार बड़े पैमाने पे कर की दरों में भी वृद्धि करती है और साथ ही साथ वो सार्वजनिक व्यय की दरों में भी वृद्धि करती है। तो कर की दर भी बढ़ती है
और सरकार के व्यय भी बढ़ते हैं जब अर्थव्यवस्था में कोई संकट की स्थिति होती है। और जाहिर सी बात है कि जब संकट की स्थिति आएगी तो सार्वजनिक व्यय को तो बढ़ाना पड़ेगा। व्यय बढ़ाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, सरकार को कर की दरें भी तो बढ़ानी पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में वाइजमैन और पीकॉक ने अपने सार्वजनिक व्यय के विस्थापन प्रभाव में ये बात कही थी कि जब अर्थव्यवस्था में आपातकाल आता है, सूखा आता है, महामारी फैलती है, तो सरकार अपने व्यय को और कर की दरों को बढ़ाती है। लेकिन जब ये संकट समाप्त हो जाता है उस देश में, तो पुनः सरकार सार्वजनिक व्यय या कर को कम नहीं करती है। तो एक बार अगर जो आपातकाल के समय में, एक लाइन में समझ लीजिए, एक बार सरकार अगर जो आपातकाल के समय में कर की दर को बढ़ा देता है और अपने व्यय को बढ़ा देता है, तो जब अर्थव्यवस्था में संकट की स्थिति खत्म हो जाती है तो भी क्या होता है कि कर की दर बढ़ा ही होता है, जिसे कोविड के समय में आपने देखा, अर्थात कर एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक सेकेंड थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सैमुअल्सन की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सैमुअल्सन की बात हो रही है। आराम से करिए, ठीक है। सैमुअल्सन की बात हो रही है। तो सैमुअल्सन के सार्वजनिक व्यय के शुद्ध सिद्धांत का संबंध किससे है? तो अगर जो अब आपने थियरी को पढ़ा होगा सैमुअल्सन साहब के सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत को, तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। तो अब इजी सी बात है, एक लाइन में बताऊंगा, कभी भी आपको भूलेगा नहीं, पहले आप करिए, ठीक है। तो सैमुअल्सन साहब ने ये कहा था कि हमको अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए। सार्वजनिक वस्तुएं क्या करती हैं कि समाज के कल्याण को बढ़ाती हैं और निजी वस्तुएं व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो सैमुअल्सन साहब ने अपने सार्वजनिक व्यय के शुद्ध सिद्धांत के अंतर्गत कहा था कि सार्वजनिक व्यय मतलब जो सरकार व्यय करती है, इससे समाज के कल्याण में वृद्धि होती है, समाज के कल्याण में वृद्धि होती है। और जो निजी व्यय होता है, जो निजी वस्तुएं होती हैं, उससे क्या होता है, व्यक्तिगत कल्याण में वृद्धि होती है, व्यक्तिगत कल्याण में वृद्धि होती है, व्यक्तिगत कल्याण में वृद्धि होती है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सैमुअल्सन के सार्वजनिक व्यय के शुद्ध सिद्धांत का संबंध है सार्वजनिक और निजी वस्तु के बीच संसाधनों के आवंटन से। और सार्वजनिक वस्तु क्या करेगा, समाज के कल्याण को अधिकतम करेगा, जबकि निजी वस्तु व्यक्तिगत कल्याण को अधिकतम करेगा। अगला प्रश्न कि क्राउडिंग आउट को परिभाषित किया जाता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, बताइए भाई। इजी सी बात है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। तो अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाता है कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, जब सरकारी व्यय में वृद्धि होती है ना, तो निजी निवेश में कमी आ जाना ही क्राउडिंग इफेक्ट, क्राउडिंग आउट कहलाता है। तो देखिए, जब सरकार अपने व्यय में वृद्धि करेगी, सरकार क्या करेगी, अपने व्यय में वृद्धि करेगी, तो सरकार के जेब में तो पैसा है नहीं, सरकार हमसे और आपसे कर के रूप में पैसा लेगी, तभी तो व्यय कर पाएगी अर्थव्यवस्था में। अगर जो सरकार को 50,000 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में डालना है, तो सरकार को 50,000 करोड़ वसूलना भी तो पड़ेगा ना। तो सरकार कैसे वसूल करेगी, कर की दर को बढ़ा देगी। तो सरकार को अगर जो सरकार अगर जो अपने व्यय को बढ़ा रही है, तो इससे क्या होगा, इससे कर की दर भी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में क्या होगा, कर की दर में भी वृद्धि होगी। और जब कर की दर में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि अब जो निजी लोग होंगे, अर्थात जो लोग होंगे, जो निवेशक होंगे, अब वो ज्यादा कर देंगे, और जब ज्यादा कर देंगे तो उनकी निवेश की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनकी निवेश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप निजी व्यय में कमी होना, ठीक है। तो इजी सी बात है, ध्यान रखिएगा, आज के बाद कभी गलत ना करिएगा कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सरकार जब अपने व्यय को बढ़ाती है, तो सरकार व्यय बढ़ाती है तो उसे पैसा भी तो चाहिए व्यय करने के लिए, तो वो कर की दर को बढ़ाती है। और जब कर की दर को बढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अब निवेशक बहुत सारा पैसा कर के रूप में दे देंगे,
तो उनकी निवेश क्षमता में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कराभार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? बताइए क्या उत्तर आ रहा है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक, ऑप्शन नंबर कराभार के प्रसरण सिद्धांत में कराभार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? ठीक है, चलिए। तो क्या बोल रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कैनाड साहब, तो याद रखिएगा कराभार का प्रसरण सिद्धांत किसने दिया था? कैनाड ने दिया था। और ये सिद्धांत क्या बताता है? तो ये सिद्धांत ये बताता है कि जब सरकार कर लगाता है ना, तो ये कर का भार समाज के सभी वर्गों पे वितरित हो जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या बताता है कि जब सरकार कर लगाता है, सरकार कर लगाता तो कर का भार समाज के सभी भागों में, समाज के सभी भागों में वितरित हो जाता है, भागों में वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि सरकार ने जीएसटी लगाया, तो जब सरकार ने जीएसटी लगाया तो ऐसी स्थिति में जो अमीर होंगे, सबसे पहले अमीर चूंकि जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उससे उनको प्रभाव पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे चल करके जीएसटी तो एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी लग रही है ना, खाने भी आप जा रहे हैं तो वहां पे जीएसटी दे रहे हैं। तो यही बात कैनाड ने कहा था अपने कराभार के प्रसरण सिद्धांत के अंतर्गत कि जब कोई सरकार या जब कोई सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में कर लगाती है, तो ये कर का भार सभी लोगों में समान रूप से विस्तृत क्या होता है? प्रसरण हो जाता है या वितरित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। खूबसूरत सा प्रश्न, बताइए। सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या उत्तर आ रहा है? तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि सर जी सरकार कब क्षतिपूरक व्यय को बढ़ावा देगी? तो भैया जब अर्थव्यवस्था में मंदी होगी, जब अर्थव्यवस्था में क्या होगी? मंदी होगी। मंदी का मतलब कि जब अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पे होगा, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मंदी है। और जब मंदी होगा तो मांग और पूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? अपने व्यय में वृद्धि करनी पड़ेगी, सरकारी व्यय में वृद्धि करना पड़ेगा, सरकारी व्यय में वृद्धि करना पड़ेगा, जिससे क्या हो? देश की आधारभूत संरचना बेहतर हो, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली सब कुछ सुदृढ़ हो और लोगों में निवेश की क्षमता क्या हो? विकसित हो। तो जब निवेश की क्षमता विकसित होगी तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ मांग बढ़ेगा और दूसरी तरफ क्या बढ़ेगा? पूर्ति बढ़ेगा। और मांग और पूर्ति जब तेजी से आगे बढ़ने लगेगा तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति खत्म हो जाएगी और अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। और जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और जब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश का आर्थिक विकास होगा। देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो क्या होगा? देश का आर्थिक विकास होगा। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? आर्थिक विकास। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में कब प्रयोग किया जाता है? जब मंदी की स्थिति होती है। तो मंदी में मांग व पूर्ति दोनों कम होता है, और मांग व पूर्ति कम होने के कारण कोई आर्थिक क्रियाएं होती नहीं है। तो सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे एक तरफ निवेश में वृद्धि हो और दूसरी तरफ मांग में सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़े और पूर्ति भी बढ़े। मांग और पूर्ति बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर होगा और मंदी की स्थिति खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया था? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है,
थोड़ा आराम से करिएगा। अब यहाँ से अक्सर आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 बातें यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए अगर जो आपने इस बात को पढ़ा होगा तो, ठीक है। सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत करने का कार्य किसको जाता है, बताइए। तो सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा। और डाल्टन ने 3 भागों में इसे वर्गीकृत किया था। डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पे डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पे 3 भागों में वर्गीकृत किया था। कितने भागों में वर्गीकृत किया था, 3 भागों में। कौन कौन सा, तो पहला था प्रतिगामी व्यय। पहला क्या था, प्रतिगामी व्यय। प्रतिगामी व्यय, तो प्रतिगामी व्यय का मतलब क्या होता है, तो प्रतिगामी व्यय का मतलब ये होता है कि कम आय वर्ग को कम लाभ तथा अधिक आय वर्ग को अधिक लाभ मिले, ठीक है। तो प्रतिगामी व्यय का मतलब ये होता है कि जो कम लाभ प्राप्त करता है। पहली बात ये होगी कि जो लाभ कम प्राप्त करता है, जो कम लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, जो कम लाभ हाँ क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते। 3 भागों में वर्गीकृत किया, ठीक है, ध्यान समझिएगा कि किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया। तो सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर डाल्टन ने वर्गीकृत किया। कितने भागों में वर्गीकृत किया, 3 भागों में वर्गीकृत किया। तो पहले भाग में इन्होंने क्या कहा, पहला कहा इन्होंने प्रतिगामी व्यय। तो प्रतिगामी व्यय का मतलब क्या होता है, प्रतिगामी व्यय। तो प्रतिगामी व्यय का मतलब क्या होता है, तो प्रतिगामी व्यय का मतलब ये होता है कि जो कम आय के लोग होते हैं, मतलब जिनकी आय कम होती है उसको कम लाभ मिलता है। जिसको सरकार जब प्रतिगामी व्यय करेगी तो जिसकी आय कम होगी उसे कम लाभ मिलेगा। और बात ये भी सही होगी कि जिसकी आय ज्यादा होगी उसे क्या होगा, उसे ज्यादा लाभ मिलेगा। पहली बात तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली थी, दूसरी बात उन्होंने बोली थी अनुपातिक व्यय। अनुपातिक व्यय, अनुपातिक व्यय। तो अनुपातिक व्यय के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था, अनुपातिक व्यय के अंतर्गत कहा था कि आय के अनुपात में सार्वजनिक व्यय का लाभ मिलता है। मतलब अब यहाँ पे आय के अनुपात में, मतलब जिस तरीके से आपका आय है उसी तरीके से आपके लाभ में वृद्धि या कमी देखने को मिलता है। और जो तीसरा होता है वो होता है प्रगतिशील व्यय। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है प्रगतिशील व्यय। प्रगतिशील व्यय, तो प्रगतिशील व्यय क्या होता है कि प्रगतिशील व्यय ऐसा व्यय होता है जिसका अधिकांश भाग निर्धन वर्ग को लाभ देता है। अर्थात प्रगतिशील व्यय ऐसा व्यय होगा जो निर्धन वर्ग को लाभ देगा, निर्धन वर्ग को लाभ देगा। अब इसीलिए देखिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि थियरी पढ़ा करिए, क्योंकि थियरी नहीं पढ़ेंगे तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझ में नहीं आएंगी। तो सार्वजनिक व्यय को 3 आधार पर वर्गीकृत किया था डाल्टन ने। सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया था डाल्टन ने। पहला प्रतिगामी व्यय। प्रतिगामी व्यय वह व्यय होता है कि जब जिन लोगों की आय कम होती है उन्हें कम लाभ मिलेगा और जिन लोगों की आय ज्यादा होती है उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा होता है अनुपातिक व्यय। इसमें आपकी आय के अनुपात के आधार पे क्या होता है, आपका लाभ निर्धारित होता है। और तीसरा होता है प्रगतिशील व्यय। प्रगतिशील व्यय में निर्धन वर्ग ज्यादा लाभान्वित होता है। अगला कि द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इसकी है पुस्तक भाई। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, तो देखिए अगर जो कहीं आपके पेपर में ये वाली बात आ जाए पब्लिक फाइनेंस, तो ऐसा नहीं है कि केवल इसकी थियरी ये पुस्तक मसग्रेव ने ही लिखा है, कई लोगों ने लिखा है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे तो मसग्रेव से संबंधित कई सारी पुस्तकें हैं पब्लिक फाइनेंस की। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया था। खूबसूरत सा प्रश्न है
कि न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए, प्रियम जी, ललिता साकी जी, फरीन फातिमा जी, रितु चौहान जी, प्रदीप मौर्य जी, राकेश जी, सीफा जी, जग्गू जी, सर्वेश कुमार जी, अतुल यादव जी, सरिता जी, अरुणिमा जी, राजेश कुमार सिंह जी, प्रदीप मौर्य जी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लास आपकी है, आप नहीं करेंगे लाइक, आप नहीं करेंगे शेयर तो करेगा कौन भाई? सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बी सी, एक स्टेटमेंट आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक स्टेटमेंट आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, एजवर्थ साहब का, सभी लोग। तो न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जो दिया गया था वो एजवर्थ के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने कहा था कि समाज के ऊपर कम से कम कर लगाया जाए ताकि लोगों के कल्याण में कमी न आए और लोग संतुष्ट रहें। तो न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, अर्थात न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया? एजवर्थ ने दिया। और एजवर्थ ने क्या बोला कि समाज पे या लोगों पे कम से कम कर लगाया जाना चाहिए ताकि उनकी संतुष्टि प्रभावित ना हो। इसी क्रम में उन्होंने एक बात कही थी, किन्होंने कही थी, कमेंट करके बताइएगा। न्यूनतम त्याग सिद्धांत से संबंधित एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, मैंने बहुत बार आप लोग को बताया, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। तो एजवर्थ ने न्यूनतम त्याग का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा? कहा कि सरकार को जनता के ऊपर कम से कम कर लगाना चाहिए ताकि मानव के कल्याण में कमी ना आए। वहीं आपको एजवर्थ साहब भी याद आ जाने चाहिए। एजवर्थ साहब आपको याद आ ही गए, आपको कालवर्ट साहब भी याद आने चाहिए। कालवर्ट साहब भी आपको याद आने चाहिए। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि बत्तख के पर को इस प्रकार से नोचो कि वो कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए। और वो बत्तख कौन है? करदाता। अगला अभिकथन है और तर्क है, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। अभिकथन और तर्क, एक सेकेंड। क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? पहला प्रश्न, अभी मैं इस बात को आपको बताया था कि पीकॉक वाइजमैन के सिद्धांत के अनुसार बढ़ता हुआ लोक व्यय स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। लोक व्यय से संबंधित सिद्धांत दिया गया था ना वाइजमैन पीकॉक के द्वारा, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था? जिसके अंतर्गत उन्होंने विस्थापन प्रभाव की बात की थी, जहां पे कहा था कि जब एक बार अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न हो जाता है और करारोपण और सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जाता है, तो जब संकट की स्थिति समाप्त हो जाती है तो भी करारोपण और सार्वजनिक व्यय में कमी नहीं आती है, अर्थात विस्थापन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कर और व्यय का एक जगह से दूसरे जगह विस्थापन हो जाता है। और निरीक्षण प्रभाव क्या होता है? जिसके अंतर्गत सरकार को ये पता चल जाता है, सरकार को एक तरीके से निरीक्षण करने का मौका मिल जाता है कि हम अर्थव्यवस्था में कितना व्यय करें ताकि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। सो ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। क्या उत्तर आ रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करनी है। तो बुकानन साहब की बात करें तो लोक वित्त के सिद्धांत को दिए थे, बहुत बार मैंने बताया आप लोगों को। फिंडले सिराज साहब की बात करें, एक सेकेंड, तो बुकानन की बात करें तो लोक विकल्प के सिद्धांत को इन्होंने दिया था। फिंडले सिराज साहब की बात करें तो लोक व्यय के 4 सिद्धांत को इन्होंने दिया था। भार्गव साहब की बात करें तो इन्होंने संघीय वित्त की बात की थी, और लर्नर साहब ने कार्यात्मक वित्त की बात की थी। ठीक है, और कार्यात्मक वित्त ऐसा वित्त होता है जिससे देश के कल्याण में वृद्धि हो। अगला प्रश्न कि अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। चलिए, अभिकथन और कारण।
क्या उत्तर आ रहा है भाई? अभिकथन और कारण, आराम से करिए। तो देखिए, भारत के पब्लिक सेक्टर में स्वास्थ्य औद्योगिक आधार के विकास में सहयोग दिया है। बिल्कुल ठीक है भैया। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो क्या करता है? वो यही तो कहता है ना कि भैया हम क्या करेंगे, उद्योगों का भी विकास करेंगे, हम देश की आधारभूत संरचना का भी विकास करेंगे, स्वास्थ्य का भी विकास करेंगे, शिक्षा का भी विकास करेंगे। तो इससे औद्योगिक विकास के आधार में सहयोग तो मिला है, देयर इज नो डाउट, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और पब्लिक सेक्टर जो होता है वो राज्य के नियंत्रणाधीन होता है। जैसे जो आपके जिले में सरकारी हॉस्पिटल है वो किसका है? वो राज्य सरकार का है कि केंद्र सरकार का? सभी लोग कमेंट करके बताइए। आप जाते होंगे तो जगह जगह होल्डिंग लगी रहती होगी, देखते होंगे। तो पब्लिक सेक्टर राज्य के नियंत्रणाधीन होता है, देयर इज नो डाउट। और समुचित नीति तैयार करने और वित्तीय एवं अन्य सहयोग दोनों में राज्य की भूमिका से पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं ना, कितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर ए और बी आर दोनों सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, कार्यशील वित्त लोक वित्त की वह शाखा किस शाखा से संबंधित है? चलिए, अब यहाँ पे दो बात याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा, कार्यात्मक वित्त, कार्यात्मक वित्त। तो कार्यात्मक वित्त की बात करें तो इसकी बात कौन कौन करता है? बहुत बार आप लोगों के पेपर में पूछा गया है कि कार्यात्मक वित्त की बात कौन करता है। तो एक है किंस साहब और दूसरे हैं लर्नर साहब, ठीक है, लर्नर साहब, लर्नर साहब। तो कार्यात्मक वित्त की बात किंस और लर्नर ने दिया था। लेकिन ये जो कार्यात्मक वित्त की बात की गई थी, ये विकसित देश के लिए की गई थी, विकसित देश के लिए की गई थी, ठीक है। और कार्यात्मक वित्त ऐसा वित्त होता है जो देश का विकास करे या देश के मानव कल्याण में विकास करे। लेकिन अगर जो हम लोग कार्यशील वित्त की बात करें तो कार्यशील वित्त की अवधारणा किसने दिया था? किसने दिया था? बलजीत सिंह ने दिया था, बलजीत सिंह ने दिया था। और बलजीत सिंह ने यह कहा था कि जो लर्नर और किंग साहब कार्यात्मक वित्त की बात कर रहे हैं वो विकसित देशों से संबंधित है, लेकिन जो कार्यशील वित्त है ये विकासशील देश से संबंधित है, विकासशील देश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? ये बोल रहे हैं ना, आवंटन की बात कर रहे हैं ना। तो जितने लोग भी आवंटन बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, आसान सा प्रश्न है कि कार्यात्मक वित्त और कार्यशील वित्त पूछा जाता है। तो कार्यात्मक वित्त की जो बात की गई थी वो किंस और लर्नर के द्वारा की गई थी, लेकिन ये विकसित देशों के लिए था। लेकिन जब बलजीत सिंह साहब आते हैं तो इसे कार्यशील वित्त के रूप में बताते हैं और ये विकासशील देश के संदर्भ में, आवंटन के संदर्भ में बताते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र में अपने खर्चों को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो कारण दिया जा रहा है कि राज्य के क्रियाकलापों की वर्धनशीलता के वैगनर के सिद्धांत की यही मांग है। बताइए क्या उत्तर आ रहा है? और हर सफलता की अपनी एक कहानी होती है ना। मेहनत कर रहे हैं, निराश मत होइएगा। जिंदगी में हर सफलता की क्या होती है? अपनी एक कहानी होती है। मेहनत करते रहिएगा, डिमोटिवेट ना होइएगा, परेशान ना होइएगा। जिंदगी में कुछ भी अच्छा मिलना होता है तो समय लगता है। जिंदगी में कुछ भी बेहतर करना है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, निरंतर लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा जब पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे समय से कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब पूरा सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो कभी भी आप कंपटीटर हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। सीखने को अपनी हैबिट बनाइए कि कुछ ना कुछ सीखेंगे, आज कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। आप पढ़ना बोरिंग नहीं होना चाहिए, पढ़ना क्या होना चाहिए, इंटरटेनिंग होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों की क्लास लेने आता हूँ तो मैं पूरा दिन भर चाहे कहीं भी रहूँ, कितना भी थका रहूँ,
लेकिन जब आपकी क्लास लेने आता हूँ ना तो बड़ा मजा आता है ना, क्योंकि बहुत खूबसूरत सा माहौल बनता है, इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, मजा आता है। मैं भी क्लास लेता हूँ, मुझे भी बहुत मजा आता है। तो क्या करिए कि इंटरटेन को ढूंढिए, अपने आप को इंटरटेन करिए पढ़ के, तो असली मजा है। बाकी दूसरे का व्हाट्सएप, दूसरे का फेसबुक देखने का क्या मतलब। हाँ, चलिए क्या उत्तर आ रहा है, चलते हैं, कोई बात नहीं, कहानी लंबी ही चलती है, सफलता की कहानी थोड़ी लंबी चलती है। घबराना नहीं है, डगमगाना नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आते हैं प्रश्न पे, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है, देखिए, मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए। अब देखिए, मानव पूंजी में वृद्धि का मतलब क्या होता है कि मानव की कौशल को बढ़ाया जाए। अब मानव कौशल कैसे बढ़ेगा, जब मानव की के शिक्षा में विकास होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब अच्छा स्वास्थ्य लोगों का होगा, ठीक है, तभी तो मानव का विकास होगा। ठीक है, जब इन्हें अच्छा कौशल मिलेगा, मानव पूंजी का विकास तभी तो होगा। जैसे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों के अंदर मानव पूंजी का विकास करना चाहते हैं, ताकि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची पढ़ लेगा या पढ़ लेगी तो भविष्य में चल करके नौकरी करेगा या नौकरी करेगी, तो हमारे लिए क्या होगा, एक आय का स्रोत होगा और हम लोग जिंदगी स्मूथली जी पाएंगे। और क्या होगा, बच्चों की जिंदगी भी बेहतर होगी। तो मानव पूंजी के विकास का मतलब ये होता है कि मानव की बौद्धिक क्षमता को बेहतर किया जाए। और मानव की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र में अपने खर्च को बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे बौद्धिक क्षमता बढ़ाना है तो शिक्षा को बेहतर बेहतर करना पड़ेगा, स्वास्थ्य को बेहतर करना पड़ेगा, तो सरकार को अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे, सरकार को अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, सरकार को अच्छे अच्छे कॉलेज खोलने पड़ेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और राज्य के क्रियाकलाप की वर्धनशीलता का वैगनर का नियम जो है वो यही मांग करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला, कि नीचे एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख क्रियाएं दी गई हैं, मस्ग्रेव के अनुसार उपरोक्त में से कौन सी क्रिया में सरकार के कार्य क्षेत्र में आती है। अब देखिए, अगर जो आपने थियरी पढ़ा होगा तो आप करेंगे। क्या उत्तर आ रही भाई, क्या उत्तर आ रहा है, देखिए, बढ़िया टीचर वही जो अपने स्टूडेंट को हारने ना दे, है ना। बढ़िया शिक्षक वही होता है जो अपने स्टूडेंट को हारने ना दे। और आजकल स्टूडेंटों के अंदर सबसे कमी पता है क्या है, पेशेंस की कमी। लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनके पास पेशेंस होता है। और टीचिंग आप करने जा रहे हैं, आप टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, और आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आप क्या टीचर बन पाएंगे भाई। टीचर तो पेशेंस वाला होता है। आप याद करिए, हाई स्कूल इंटर में एक टीचर हुआ करते थे मैथमेटिक्स वाले, जो आते थे तो कैलकुलस पढ़ाते थे, द्विघात समीकरण पढ़ाते थे, और इसके इतने लंबे लंबे कॉन्सेप्ट बनते हैं कि घंटी लग भी जाती थी, उसके बावजूद भी वो 15-15 मिनट 20-20 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। और द्विघात समीकरण और कैलकुलस उतना ज़्यादा समझ में आता नहीं था, लेकिन फिर भी वो शिक्षक क्या करते थे, पढ़ाते थे। तो उनसे हम लोगों को क्या सीखने को मिला कि शिक्षक को पेशेंसफुल, मतलब उसको पेशेंस रखना चाहिए। शिक्षक की पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो अपने अंदर पेशेंस को रखे। और आजकल कहाँ लोगों के पास पेशेंस है ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो देखने की आदत पड़ गई है, स्क्रॉल कर लेंगे, क्लास क्या देखेंगे। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि मस्ग्रेव के अनुसार उपरोक्त में से कौन सी क्रिया में सरकार के कार्य, मस्ग्रेव साहब ने कहा कि सरकार के 3 कार्य होने चाहिए। पहला आवंटन होना चाहिए, दूसरा उत्पादन, और तीसरा वितरण। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए आपको मस्ग्रेव की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अगला, कि किसने कहा कि सार्वजनिक व्यय एक दुधारी अस्त्र है, यह समाज को काफी लाभ भी पहुंचा सकता है, परंतु यदि इसका उपयोग अविवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है तो ये काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। किसने ये बात कही थी, क्या उत्तर आ रहा है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है,
क्या उत्तर आ रहा है? सी। और कोई? तो देखिए ये तो बहुत अच्छी सी बात है, क्लास पे कंसंट्रेट करिए। हाँ, सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, जेके मेहता साहब, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक व्यय को दुधारी अस्त्र बताने का कार्य जो किया गया था वो जेके मेहता साहब के द्वारा किया गया, कहा गया, और ये बात इनकी 100% सही है। जैसे मान लीजिए कि सरकार 50,000 करोड़ रुपए टैक्स वसूलती है, ठीक है, सरकार 50,000 करोड़ रुपए टैक्स हमसे और आपसे वसूलती है, मतलब समाज से वसूलती है, करदाताओं से वसूलती है। लेकिन अगर जो ये 50,000 करोड़ किसी लाभकारी योजना में न लगे और लोगों के पास ये न पैसा पहुंचे, तो उससे क्या होगा? समाज को नुकसान ही तो होगा, क्योंकि जो करदाता एक तरफ पैसा दिए हैं सरकार को, उससे उनकी निवेश क्षमता में कमी आई है। निवेश क्षमता में कमी आई है तो उत्पादकता क्या होगी? कम होगी। और वहीं जब वो दूसरे के पास नहीं जाएगा तो उसके भी कल्याण में कमी आएगी। तो ये दुधारी तलवार है। अगर जो सरकार के पास जो पैसा है उस पैसे को सही जगह पे सरकार व्यय कर देता है, तब तो उससे समाज को लाभ होगा। लेकिन अगर पैसा सरकार सही जगह पे व्यय नहीं करता है तो उससे समाज को नुकसान भी पहुंच सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला कि निम्नलिखित सार्वजनिक व्ययों के सिद्धांतों में से कौन सा फिंडले सिराज द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि फिंडले सिराज साहब ने सार्वजनिक व्यय के 4 नियमों को दिया था। कौन कौन सा नियम था बताइए? ठीक है ठीक है, तो स्वीकृति का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत। तो सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत सरकार ने सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत को किसने दिया था? फिंडले सिराज साहब ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक व्यय सरकार को 4 प्रकार से करने चाहिए। 4 सिद्धांत सार्वजनिक व्यय के उन्होंने दिए, जिसमें मितव्ययता का सिद्धांत था, सुलाभ का सिद्धांत था, और आधिक्य का सिद्धांत था, और स्वीकृति का सिद्धांत था। लोच का सिद्धांत नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि किसने इस बात का प्रतिपादन किया कि सार्वजनिक व्यय झटके में तथा कदमों के क्रम में बढ़ता है, न कि सतत रूप से? ये ग्राफ अगर जो आपने इकोनॉमिक्स की थियरी को पढ़ा होगा तो ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा। बताइए क्या उत्तर आ रहा है? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? वाइजमैन और पिकाक की बात कर रहे थे। वाइजमैन और पिकाक ने क्या कहा था? वाइजमैन और पिकाक ने ये कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में कोई संकट आता है, अर्थव्यवस्था में आपात आता है या महामारी पड़ती है या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे अकाल पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, तो जब अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति में आ जाती है तो संकट की स्थिति में आने के कारण एक ही बार झटके के रूप में सरकार अपने व्यय को भी बढ़ाती है और कर की दर को भी बढ़ाती है। ठीक है, सरकार कर की दर और व्यय को सतत रूप से नहीं बढ़ाती है, जबकि सरकार अर्थव्यवस्था में अगर कोई आपातकालीन संकट उत्पन्न होता है तो सरकार अपने व्यय को क्या करती है? झटकों के रूप में बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि आय की अपेक्षा व्यय कर देय क्षमता का बेहतर माप है। ये सिद्धांत किसने दिया था या ये बात किसने कही थी? और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि व्यय कर का उदाहरण हमें कमेंट करके बताइएगा। व्यय कर का उदाहरण हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो देखिए एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था केल्डार। केल्डार ने ये कहा कि जब लोगों की आय हो रही है ना, जब लोग इनकम अर्जित कर रहे हैं, तब आप उनके ऊपर कर मत लगाइए। जब लोग व्यय कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, तब आप उनके ऊपर क्या करिए? कर लगाइए। और व्यय कर का उदाहरण क्या होता है? व्यय कर का उदाहरण क्या होता है? होटल पे खर्च या भोजन पे खर्च। भोजन हो गया, होटल हो गया, और चूंकि आप लोग के पेपर में ये उदाहरण पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, शराब।
ठीक है, शराब भी क्या हो गया, व्यय कर का ही उदाहरण हो गया। तो भोजन, होटल या शराब, ये सब क्या हो गए, ये व्यय कर के उदाहरण है। तो केल्डार ने कहा कि देखिए भैया, जब कोई व्यक्ति आय अर्जित करता है, तो जब वो आय अर्जित करता है तब आप उसके ऊपर टैक्स मत लगाइए, जब वो पैसा व्यय करने जा रहा है तब आप उसके ऊपर टैक्स लगाइए, इजी सी बात है। अगला है कि लोक वित्त व निजी वित्त में क्या अंतर होता है। अब लोक वित्त का संबंध किससे होता है, सरकार से होता है। लोक वित्त का संबंध किससे है, सरकार से है। और निजी वित्त का मतलब क्या है, किसी एक व्यक्ति से है, व्यक्ति से है, व्यक्ति से है। तो देखिए, लोक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर होता है बजट निर्धारण प्रक्रिया का, क्योंकि जब सरकार अपने बजट का निर्धारण करती है तो सरकार का बजट बहुत बड़ा होता है। जैसे सरकार 50,000 करोड़, 100,000 करोड़ इस तरीके की बात करती है। और जब एक व्यक्ति की बात करें, निजी वित्त की बात करें, तो यहाँ पे हजारों की बात होती है, लाखों की बात होती है। बहुत होगा तो 1 करोड़ की बात हो जाएगी, 2 करोड़ की बात हो जाएगी, 10 करोड़ की बात हो जाएगी। लेकिन जब सरकार अपने बजट का निर्माण करती है तो उसमें हजारों हजार करोड़ की बात होती है। तो बजट निर्धारण की प्रक्रिया, सरकार का बजट बहुत बड़ा होता है और निजी बजट क्या होता है, वो छोटा होता है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। गोपनीयता का बिल्कुल ठीक है। सरकार अगर जो ऋण लेती है ना, तो वो सारा ऋण सार्वजनिक होता है, वो आप देख सकते हैं कि सरकार के ऊपर कितना कर्ज है। लेकिन एक व्यक्ति जब कर लेता है तो वो ये किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहता है कि हमने कितना ऋण लिया है। तो सरकार तो ऋण लेता है तो बताता है कि भैया हम इतना ऋण लिए हैं, हमारे देश के ऊपर इतना ऋण है। लेकिन एक व्यक्ति अमूमन समाज में ये बताने से बचता है कि हमारे ऊपर कितना ऋण है, अर्थात वो गोपनीयता का ख्याल रखता है। और तीसरा उद्देश्य जो लोक वित्त होता है, इसके अंतर्गत सरकार अपने समाज के कल्याण को बढ़ाने का प्रयास करती है। ठीक है, सरकार लोक वित्त के माध्यम से समाज के कल्याण को बढ़ाने का प्रयास करती है। लेकिन वही जो निजी वित्त होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, निजी वित्त का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत कल्याण को बेहतर करना। तो ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रीडमैन के मुद्रा के आधुनिक परिमाण सिद्धांत से निष्कर्ष निकलता है कि समग्र व्यय के परिवर्तनों का निर्धारण निम्नलिखित में परिवर्तनों के द्वारा किया जाता है। चलिए भाई, फ्रीडमैन साहब आ गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, अब आपको पता होना चाहिए, इजी सी बात है भाई, इजी सी बात है। आधुनिक मुद्रा के आधुनिक परिमाण सिद्धांत में निष्कर्ष निकाला कि समग्र व्यय में परिवर्तन का निर्धारण किसके द्वारा होगा। तो अगर जो आप थियरी पढ़े होंगे तो उसमें यही तो कहा गया ना कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो एक तरफ मांग में वृद्धि होगी और दूसरे तरफ पूर्ति में वृद्धि और होगी। एक तरफ मांग बढ़ेगा और दूसरे तरफ पूर्ति बढ़ेगा, उसके बाद सारी कहानी आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है कि बहुत ज्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है, ये कथन किस पे आधारित है। एक बार नहीं, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट में आपको वहाँ पे अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप टेस्ट देंगे तो समझ पाएंगे कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, उसमें फिर सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे धीरे धीरे करके आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करें सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ
एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। उस कोर्स को डायरेक्ट परचेज कर लीजिएगा और डायरेक्ट परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर, फिर वही बात होगी कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत, मुद्रा परिमाण सिद्धांत याद आना चाहिए फिशर साहब का मुद्रा परिमाण सिद्धांत याद आना चाहिए। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी, और जब वस्तु की कीमत में 2 गुने की वृद्धि होगी, और जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मुद्रा का जो मूल्य होगा अर्थात मुद्रा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा मुद्रा मतलब जब कीमत बढ़ जाएगी तो मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी तो बहुत ज्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करेंगी। ये स्टेटमेंट मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत ही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फ्रीडमैन मुद्रा को विलासिता की वस्तु मानता है, क्या ये बात ठीक है? और यह विनिमय के माध्यम के रूप में काम करता है। क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, फ्रीडमैन ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं सभी लोग? ठीक, सभी लोग ये बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। फ्रीडमैन मुद्रा को विलासिता की वस्तु मानते हैं। फ्रीडमैन का क्या कहना था? फ्रीडमैन का ये कहना था कि देखिए भैया, मुद्रा से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे मुद्रा से आप, विलासिता की वस्तु क्या होती है? तो बहुत लोग को तो ये भी नहीं पता होगा कि विलासिता की वस्तु क्या होती है। तो विलासिता की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक उपभोक्ता आनंद की अनुभूति करने के लिए इन वस्तुओं का उपभोग करता है। जैसे कार हो गया, रेडियो हो गया, फ्रिज हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब की सब क्या हो गई? विलासिता की वस्तुएं। और इन वस्तुओं को आप मुद्रा देके खरीद ही लेते हैं, देयर इज नो डाउट। तो फ्रीडमैन ने यही कहा था कि मुद्रा एक विलासिता की वस्तु है, क्योंकि मुद्रा से हम विलासिता की वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट। उसके बाद यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। हाँ भैया, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल अलग है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। कि मुद्रा विनिमय के रूप में कार्य करता तो है, ये बात सही है, लेकिन ये एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, परंपरागत समस्त प्रणाली में मुद्रा किसके द्वारा निर्धारित होती है? अच्छा सा प्रश्न है। परंपरागत समष्टि प्रणाली में मुद्रा निर्धारित करती है। तो अगर जो आपने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को पढ़ा होगा तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा? क्लासिकल अर्थात परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा? कहा कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। कहा था कि नहीं कहा था? और अब यहीं पे आपको अच्छे स्टूडेंट हैं तो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री भी याद आने चाहिए। आपको कौन और याद आना चाहिए? कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री। बताइए उन लोगों ने क्या कहा था? कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था? बताइए कमेंट करके सभी लोग। उन्होंने
मूल्य के संचय को महत्व दिया था, मुद्रा के मूल्य के संचय को महत्व दिया था। ठीक है, सो अगर जो इस प्रश्न की बात करें तो परंपरागत जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा था कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है। तो ए और बी दोनों में से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिमाग में घुमाते रहिए चीजों को, है ना, ऐसा नहीं कि अगर जो मैं कोई एक बात यहाँ पे बोल रहा हूँ या कोई एक प्रश्न आ रहा है तो आप बस उसी को दिमाग में लेकर के चलिए। आप देखिए कि भैया ये प्रश्न कहाँ से आया, अब ये प्रश्न इकोनॉमिक्स के किस यूनिट का है, फिर उस यूनिट को थोड़ा दिमाग में रिकॉल करिए, फिर रिकॉल करके देखिए कि अच्छा अगर जो हमने मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ा है तो कौन कौन से अर्थशास्त्री को किस क्रम में हम पढ़े थे, कौन कौन क्या क्या बोला था। तो अब यहाँ पे आपकी चीजें बहुत सारी ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेंगी। बताइए क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच या उपागम की बात कौन करता है? तो जेम्स कोहेन ने किया था ना, जेम्स कोहेन ने किया था। नगद शेष उपागम की बात कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के द्वारा की गई थी। उसके बाद पोर्टफोलियो इष्टतम उपागम की बात बॉमोल साहब करते हैं, और फिर मुद्रा परिमाण का सिद्धांत फ्रीडमैन देते हैं। अगला, केन्स के अनुसार व्यक्ति या तो नगद या बांड, एक सेकेंड, केन्स के अनुसार व्यक्ति या तो नगद या समस्त बांड रखते हैं, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है क्योंकि उनके अनुसार मुद्रा की सट्टा मांग अनिश्चितता के साथ संबंधित होती है। खूबसूरत सा प्रश्न, मजेदार सा, बहुत मजा आएगा अगर जो इकोनॉमिक्स को ठीक से आप पढ़े होंगे तो बहुत मजा आएगा इस प्रश्न को करने में। प्रश्न को करने में मजा आता है कि नहीं आता है? अटेम्प्ट करने में मजा आ रहा है तभी समझिए आप राइट ट्रैक पे हैं। मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। तो देखिए अब किन्स ने क्या कहा था। किन्स ने सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि किन्स ने कहा कि मुद्रा की मांग जो है वो 3 कारणों से होती है। मुद्रा की मांग जो होती है वो कितने कारणों से या कितने उद्देश्यों के लिए होती है? तो 3 उद्देश्यों के लिए होती है। तो पहला उन्होंने बताया था कि मुद्रा की मांग लोग क्यों करते हैं? व्यवसाय के लिए या लेन देन के लिए। लेन देन, लोग मुद्रा की मांग लेन देन के लिए करते हैं। दूसरा, लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? सतर्कता के लिए। सतर्कता के लिए, ठीक है, सतर्कता, जिसे इन्होंने क्या कहा? पूर्व उपाय उद्देश्य कहा। पूर्व उपाय उद्देश्य, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा कि लोग मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में चल करके, हो सकता है कि वर्तमान में तो वो आय अर्जित कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि भविष्य में वो आय अर्जित ना करें, और जब भविष्य में आय अर्जित नहीं करेंगे तो वो वर्तमान में मुद्रा की मात्रा को इसलिए अपने पास रखते हैं ताकि भविष्य में अगर जो उनकी इनकम ना हो तो वो संकट से निपट सकें। और तीसरा, मुद्रा की मांग लोग क्यों करते हैं? सट्टा के लिए, सट्टा खेलने के लिए, और इसे ही मुद्रा की मांग का अनोखा क्रांतिकारी तत्व कहा गया। अनोखा क्रांतिकारी तत्व। तो जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछें कि आप मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी हमको वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना रहता है इसीलिए हम मुद्रा की मांग करते हैं। लेकिन किन्स साहब चूंकि बहुत पहले ये थियरी दी है तो किन्स साहब ने कहा कि जो लोग होते हैं वो मुद्रा की मांग 3 कारणों से करते हैं। पहला लेन देन के लिए, दूसरा सतर्कता उद्देश्य के लिए, और तीसरा सट्टा उद्देश्य के लिए। तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या उत्तर आ रहा है? चलिए देखते हैं कि केन्स के अनुसार व्यक्ति या तो नगद या समस्त बांड अपने पास रखते हैं, और व्यक्ति क्या करता है? हमेशा इस बात का इंतजार करता है, अगर जो उसको ये लगता है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम है तो वो इस बात का इंतजार करता है कि ब्याज की दर कब बढ़ेगा, तब वो अपनी मुद्रा की मात्रा को निकालता है। तब तो ये बात तो ठीक है।
और क्योंकि उनके अनुसार मुद्रा की सट्टा मांग अनिश्चितता के साथ संबंधित है। मुद्रा की सट्टा मांग अनिश्चितता के साथ संबंधित है। बात तो ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये प्रश्न अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये प्रश्न थोड़ा सा या तो इसमें कोई एरर है, क्योंकि ये तो अलग स्टेटमेंट है और ये अलग स्टेटमेंट है। उनके अनुसार मुद्रा की सट्टा मांग अनिश्चितता के कारण होती है, अनिश्चितता के कारण नहीं होती है भाई। अनिश्चितता की बात करते हैं क्या वो? अनिश्चितता की बात किए हैं किन साहब, पढ़े हैं? नहीं किए हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो मुद्रा की मांग 3 कारणों से होता है। वो अनिश्चितता की बात कहीं करते ही नहीं है, तो वो पूर्वोपाय उद्देश्य की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ग्राम स्तर पर ऋण किसके द्वारा वितरित होते हैं? ग्राम स्तर पे ऋण किसके द्वारा वितरित होता है? अब यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा ये प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो अगर जो हम लोग बैंकिंग व्यवस्था देखेंगे ना भारत की, बैंकिंग व्यवस्था अगर जो भारत की हम देखेंगे, तो कृषकों को ऋण देने के लिए तीन प्रकार की समितियों का निर्माण होता है। ठीक है, कृषकों को ऋण देने के लिए क्या किया जाता है? 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें अल्पकाल, मध्यकाल और दीर्घकाल की अल्पकाल, मध्यकाल और दीर्घकाल के ऋण आते हैं। अब बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि अल्पकालीन ऋण क्या होता है, मध्यकालीन ऋण क्या होता है, दीर्घकालीन ऋण क्या होता है। तो अल्पकालीन ऋण का मतलब ये होता है कि जब किसान बैंक के पास जाता है और कहता है कि हमको 0 से 16 महीने के बीच के लिए ऋण दे दीजिए, ताकि हम अगली फसल को बो लें, और जब अगली फसल हम काट लेंगे और उससे लाभ कमाएंगे तो आपको ऋण वापस कर देंगे। तो इसे अल्पकालिक ऋण कहा जाता है, जो 0 से 16 महीने के बीच के लिए लिया जाता है। दूसरा होता है मध्यकालिक ऋण। मध्यकालिक ऋण के अंतर्गत कृषक बैंक जाता है और कहता है कि हमको कृषि में यांत्रिकरण लाना है, हमको पंपिंग सेट खरीदना है, हमको ट्रैक्टर खरीदना है, इसलिए हमको आप ऋण दीजिए। और एक फसल में तो पूरा ऋण वापस नहीं कर पाएंगे, तो हम धीरे धीरे 5 साल 7 साल में वापस करेंगे, तो इसे मध्यकालिक ऋण कहा जाता है। और तीसरा होता है दीर्घकालिक ऋण। तो दीर्घकालिक ऋण के अंतर्गत किसान भूमि को खरीदने के लिए या भूमि को उर्वरक बनाने के लिए बैंक से ऋण लेता है और कहता है कि धीरे धीरे चल करके हम क्या करेंगे, बाद में वापस करेंगे। अर्थात 20 साल या उससे ज्यादा के लिए जब ऋण लिया जाएगा तो उसे दीर्घकालिक ऋण कहा जाएगा। और ग्राम स्तर पर ऋण वितरण करने की अगर जो बात करें, तो 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं। पहला, ग्राम स्तर पे प्राथमिक सहकारी समितियां होती हैं। ग्राम स्तर पे प्राथमिक सहकारी समितियां होती हैं। ठीक है, जिला स्तर पे क्या होता है? जिला स्तर पे राज्य सहकारी समितियां होती हैं। और राज्य स्तर पे जिला स्तर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। सॉरी, जिला स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंक होता है और राज्य स्तर पे राज्य सहकारी बैंक होता है। ठीक है, तो भारत में सरकारी बैंकिंग व्यवस्था का संगठनात्मक ढांचा कृषकों की ऋण की आवश्यकताओं पर आधारित होता है, और कृषक अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां ऋण देती हैं, राज्य स्तर पे राज्य सहकारी बैंक ऋण देते हैं, और जिला स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंक ऋण देते हैं। So according to the question, ऑप्शन नंबर बी। अगला, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमिलित कर दीजिए।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। कर लीजिए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अर्थात IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में। ठीक है। भारतीय औद्योगिक साख एवं निगम निवेश लिमिटेड की अगर जो बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में। अब 55 में आपको SBI भी याद आना चाहिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात करें तो ये इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में। और भारतीय यूनियन ट्रस्ट की बात करें तो 1963 में। तो आई होप कि आप सभी लोग सुमेलित कर रहे हैं। 4, 3, 2 और 1। अगला कि भारत में कृषि के लिए दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था कौन सी है? भारत में कृषि के लिए दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था कौन सी है? ठीक है। तो अब यहाँ पे दीर्घकालीन साख की बात हो रही है। ठीक है। तो मैं अभी आपको बताया कि अल्पकाल मतलब 0 से 16 महीना, मध्यकाल मतलब 5 साल के आसपास, और दीर्घकाल का मतलब ये होता है कि कृषकों को जो ऋण दिया जा रहा है वो 20 वर्ष या उससे ऊपर के लिए दिया जा रहा है। और इसके अंतर्गत किसान जाता है बैंक और ये कहता है कि हमको नई भूमि खरीदनी है या हमारी भूमि बंजर है, इसे उपजाऊ बनाना है, तो हमें बड़े पैमाने पे ऋण की जरूरत है और आप हमें दीर्घकालीन ऋण दीजिए। और दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य भूमि विकास बैंक करता है। तो आपसे नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि भारत में कृषि के लिए दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था कौन है? तो वो है आपका भूमि विकास बैंक। अगला कि निम्नलिखित संस्थाओं में से उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? उद्योग से संबंधित शीर्षस्थ संस्था कौन सी है भाई? ठीक है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए। 1964 में हुई थी। और भारतीय औद्योगिक बैंक क्या करता है? बड़ी व मझौली, क्या बोल रहे हैं? ठीक है। बड़ी व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देता है। वित्तीय सहायता देता है। क्यों वित्तीय सहायता देता है? क्योंकि हमारे देश में उद्योगों का विकास हो सके। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित संस्थाओं में से उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? तो वो है IDBI अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1964 में होती है। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कार्य क्या है? तो ये बड़े और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराता है ताकि हमारे देश के उद्योगों का विकास हो सके, जिससे भुगतान असंतुलन और अन्य सारी चीजों की समाप्ति हो सके। अगला है कि देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? अच्छा सा प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहा करिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। रोज आप लोगों की क्लास होती है, ईच एंड एवरी डे क्लास होती है। भारत में स्थापित प्रथम दीर्घकालिक औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है IFCI। IFCI इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की बात हो रही है ना, ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। ठीक है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है?
इसका प्रमुख प्रमुख उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करना। औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन देसी बैंक बैंकर के अंतर्गत आता है? देसी बैंकर। अब यहाँ पे एक लाइन की बात समझिएगा, एक लाइन की बात समझिएगा। जब हमें आजादी नहीं मिली थी ना, उससे पहले हमारी बैंकिंग व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं थी। 1969 में आकर के जब हम लोग बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो भारत में बैंकों का सुधार धीरे धीरे देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले भारत में कोई बहुत ज्यादा बैंकिंग व्यवस्था प्रचलित भी नहीं थी, और प्रचलित भी थी तो लोग उस तरीके से जागरूक नहीं थे। तो एक होता है कि ऋण ऋण के दो स्रोत होते हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर जो आप ऋण ले रहे हैं तो ऋण के दो स्रोत होते हैं। एक होता है गैर संस्थागत। गैर संस्थागत, ठीक है, मतलब जो कोई संस्था नहीं है। ये स्वतंत्रता से पहले प्रचलित था। जैसे महाजन होते थे, महाजन, साहूकार, साहूकार, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये सब क्या हुए? साख के ऋण के गैर संस्थागत स्रोत हुए। क्योंकि यहाँ पे कोई कानूनी बात नहीं होती है। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि गांव में जो पहले महाजन होते थे या जो साहूकार होते थे, उनके पास पैसा खूब होता था, और एक गरीब व्यक्ति जब उसके बच्चों की शादी पड़ती थी, लड़के की या लड़के की, तो वो महाजन या साहूकार के पास जाता था, उससे पैसा लेना मजबूरी होता था, 10,000 लेता था, जीवन भर गुलामी करता था। तो इसीलिए जब हमें आज़ादी मिली तो महाजन और साहूकार वाली व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या करते थे? शोषण करते थे। लेकिन जब हमें आज़ादी मिल गई तो आपको याद होगा कि 1969 में हम लोग क्या करते हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं तो बैंक की प्रतिबद्धता हो जाती है कि बैंक किसानों को ऋण देगा, कुल ऋण का 40%। तो जो बैंक है ना, वो क्या है? वो आपके ऋण के संस्थागत स्रोत हैं, और जो महाजन, साहूकार, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सब गैर संस्थागत स्रोत हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ये जो गैर संस्थागत स्रोत है, इसी को देसी बैंकर बोलते हैं। अगला अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित है। क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, शिवानी श्रीवास्तव जी, नौशाद अली जी, अंकिता तिवारी जी, प्रदीप मौर्य जी, अक्षय जी, शक्ति जी, अरुणिमा जी, नैना यादव जी, सर्वेश जी, रुचि जी, ठीक है, सुनीता शर्मा जी, राकेश जी, नैना यादव जी, ललिता साक्य जी, शिवानी श्रीवास्तव जी। इतनी तेजी से सभी लोग का उत्तर आ रहा है। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट किससे संबंधित है, तो ये मोहम्मद यूनुस से संबंधित है। और मोहम्मद यूनुस क्या थे? एक बांग्लादेशी सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुधार के लिए बहुत बड़ा काम किया, और इसी के परिप्रेक्ष्य में 2006 में इन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला। 2006 में इन्हें क्या मिला? नोबल पुरस्कार भी मिला, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक और सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट का विकास किया, और इसी के लिए 2006 में इसे नोबल पुरस्कार भी मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, आपको बेसिकली बताना। और जो लोग भी एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट जरूर मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीट बैच में ऐड करा दिया जाएगा। हाँ।
ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, और कोई डी के अलावा? सब डी बोल रहे हैं। एफसीआई क्या करता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रमुख कार्य किसके पास है? तो खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य एफसीआई करता है। इसका संबंध किससे है? खाद्यान्न से संबंधित है, न कि वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता से। तो ये यही तो पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। एफसीआई फुल फॉर्म कोई बताएगा? फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। कब स्थापना होती है? 1900 कब स्थापना होती है? 1965 में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। 1965 में इसकी स्थापना होती है। और एफसीआई खाद्यान्नों व अन्य खाद्य सामग्री की खरीदारी, भंडार और वितरण और बिक्री का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? जैसे बताइए, इस प्रश्न का उत्तर अच्छा सा है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा? क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि देखिए भैया, दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों में भौगोलिक अंतर पाया जाता है। जैसे दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों में क्या पाया जाता है? भौगोलिक अंतर पाया जाता है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत में होती हैं लेकिन चीन में नहीं होती हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चीन में होती हैं भारत में नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चीन में है, सऊदी अरेबिया में है, लेकिन भारत में नहीं है। आप ईरान को देखिए, इराक को देखिए, सऊदी को देखिए, वहां पे तेल पेट्रोलियम बड़े पैमाने पे, भारत में नहीं है। लेकिन वहां पे खाद्यान्न कम है, लेकिन भारत में खाद्यान्न ज्यादा है। तो दो देश आपस में व्यापार इसीलिए करते हैं क्योंकि दोनों देशों में भौगोलिक अंतर पाया जाता है। इजी सी बात है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लासिकी अर्थशास्त्रियों के विचार को व्यक्त करता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो अब आपको याद आना चाहिए कि क्लासिकल अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत की मान्यता क्या क्या है। तो पहली मान्यता आना चाहिए कि उत्पादन के साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में विद्यमान है। यहाँ पे आपको कोई गलती होना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा? कहा कि टेक्नोलॉजी स्थिर है, अर्थात तकनीकी को उन्होंने स्थिर माना। देश में साधन गतिशील है, देश में साधन गतिशील है लेकिन देश के बाहर साधन गतिशील नहीं है। उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, और विश्व बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है। तो इन्होंने कहा कि देश के अंदर तो साधन गतिशील होते हैं लेकिन देश के बाहर साधन गतिशील नहीं होते हैं। तो देश में साधन पूर्तियां गतिशील होते हैं, अंदर गतिशील होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे। तो जो अमेरिका है ना, वो भारत को अपनी 10 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी देता है ना। वो अमेरिका ने जो टेक्नोलॉजी अभी 2024 में या 2025 में जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट करेगा, वो अमेरिका नहीं देगा हमें। अमेरिका कौन सा देगा? जो 2010 वाला था। ठीक है। तो देश के अंदर तो टेक्नोलॉजी को एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है, गतिशील किया जा सकता है, बाहर नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला इस प्रश्न का उत्तर करिए कि देश ऐसे देशों का समूह जिन्होंने आपस में सभी प्रकार के प्रशुल्क मात्रात्मक प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है, वो कहलाता है। तो मान लीजिए कि एक ऐसा मंच है जहां पे क्या हो रहा है? जहाँ पे बहुत सारे देश आ रहे हैं और सारे देश मिलकर के ये कह रहे हैं कि भैया आप हमारे देश में आकर के व्यापार करिए, हम आपके देश में व्यापार करेंगे। हमारी देश की सरकारें किसी भी आयातित और निर्यातित वस्तु के ऊपर कर अर्थात प्रशुल्क नहीं लगाएगी। तो इस प्रकार के
इस प्रकार के व्यापार को हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार। इस प्रकार के व्यापार को हम लोग क्या बोलेंगे? मुक्त व्यापार। अर्थात आप हमारे देश में आइए व्यापार करने, हम आपके देश में व्यापार करेंगे। कोई भी देश किसी भी देश की वस्तुओं के ऊपर प्रशुल्क या कोटा या अभ्यंश निर्धारित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि राष्ट्रों के धन की अध्ययन की अपेक्षा राष्ट्रों की दरिद्रता के अध्ययन की अधिक आवश्यकता है। किसने कही थी कि ये मत देखिए कि राष्ट्र के पास धन कितना है, आप ये देखिए कि दरिद्र कितना है। अगर जो हम कहें तो हमारी भी तो इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है ना, 3 से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हो रही है। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि अभी भी 80 करोड़, सरकार ऐसा बता रही है कि अभी भी 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है, चावल और गेहूं दिया जा रहा है। अर्थात 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ रहा है। सोचिए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये जिसने भी कही है बहुत अच्छी बात कही है। आप पहले बताइए कि कही किसने है? अगला क्या उत्तर आ रहा है? मायर और वाल्डविल। ठीक है, मायर और वाल्डविन ने ये बात कही थी कि देखिए, आप ये मत देखिए कि आपकी अर्थव्यवस्था में कितना धन है, आप ये देखिए कि आपकी अर्थव्यवस्था में कितनी दरिद्रता है, अर्थात कितनी गरीबी है। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है। किसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है? और बात सही भी है भाई, बात सही है। जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा तो आयात निर्यात होगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो केवल आप अपने ही तो देश में बेच पाएंगे उसे, लेकिन अगर जो आप विश्व की बाजार में लेके चले जाए तो आपको और बड़ा बाजार मिल जाएगा, आप और उत्पादन करेंगे, आप और लाभ कमाएंगे, आप और ज्यादा विकसित होंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बात किसने कही थी? हैबरलर ने कही थी। किसने कही थी? हैबरलर ने कही थी। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी हैबरलर ने बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। और किसने कहा कि अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन नहीं रहा? ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अब ये पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया? हाँ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं? ओहलिन के सिद्धांत से, हेक्सर ओहलिन का सिद्धांत। और हेक्सर ओहलिन ने क्या कहा कि दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि साधन संपन्नता में भिन्नता पाई जाती है। जैसे अमेरिका के पास जो साधन है वो भारत के पास नहीं है, भारत के पास जो साधन है वो अमेरिका के पास नहीं है। तो दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों के पास साधन संपन्नता में भिन्नता पाई जाती है। अमेरिका के पास पूंजी ज्यादा है, भारत के पास श्रम ज्यादा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक किसी देश की व्यापार शर्तों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? अब देखिए, व्यापार की शर्त 3 हो सकती है। पहली बात तो ये हो सकती है कि व्यापार से लाभ कब होगा? तो अगर जो हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं तो उससे हमारे देश को क्या होगा? लाभ होगा। ठीक। दूसरा, अगर जो हम जितना निर्यात कर रहे हैं उतना ही हम क्या करें? आयात करें। जितना निर्यात करें उतना ही आयात करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्यापार की शर्त स्थिर रहेगी। और तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन होगी कि अगर जो हम निर्यात जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा आयात करें, उससे ज्यादा आयात करें तो इससे हमें व्यापार से क्या होगा? हानि होगा और यहाँ पे भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न होने लगेगी। तो ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी एक देश की व्यापार शर्त को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो स्थिर विनिमय दर। विनिमय की दर स्थिर होगी तब व्यापार की शर्तें कैसे प्रभावित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन
स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में सत्य है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहा करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। अब स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है कि भैया एक देश दूसरे देश के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रशुल्क, कोटा या किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं डालेगा, है ना। तो स्वतंत्र व्यापार का मतलब कि आप हमारे देश में आके व्यापार करिए, हम आपके देश में जाकर के व्यापार करेंगे। अर्थात मुक्त व्यापार संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को प्रेरित करता है। बात बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के पास अभ्रक है, हमारे देश के पास लोहा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे ना अभ्रक है ना लोहा है। तो ऐसी स्थिति में जब मुक्त स्वतंत्र व्यापार हो जाता है तो सभी देशों को सभी प्रकार के संसाधन मिल जाते हैं, तो संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। बिल्कुल ठीक है। मुक्त व्यापार एकाधिकार को रोकता है, बिल्कुल सही बात है, 100% ठीक है। जब मुक्त व्यापार होगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत सारी कंपनियां आएंगी, और जब बहुत सारी कंपनियां आएंगी तो वहां पे एकाधिकार नहीं बल्कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बन जाएगी। और मुक्त व्यापार औद्योगिक संरचना के विविधीकरण को करता है। बिल्कुल ठीक है। जब मुक्त व्यापार होगा तो कंपटीशन ज्यादा होगा, और जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो उद्योगों का विकास तेजी से होगा। उपरोक्त सभी। अगला कि आय में परिवर्तन और निर्यात में परिवर्तन के अनुपात को क्या बोलते हैं? क्या उत्तर आ रहा है? आय में परिवर्तन और निर्यात में परिवर्तन के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो अब अगर जो आपने विदेशी व्यापार गुणक को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आय में परिवर्तन और निर्यात में परिवर्तन के अनुपात को ही विदेशी व्यापार गुणक बोलते हैं। अर्थात विदेशी व्यापार गुणक क्या बताता है? तो विदेशी व्यापार गुणक ये बताता है कि जब निर्यात में वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में चल के राष्ट्रीय आय में कई गुने की वृद्धि आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, और ध्यान दे करके आपको ये बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के लिए सत्य है। क्या उत्तर आ रहा है? तो अब अगर जो आपने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि उन्होंने क्या कहा था ना कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। इजी सी बात है। फिर डेविड रिकार्डो एडम स्मिथ श्रम के मूल्य सिद्धांत की बात करते ही हैं। फिर वो लोग ये भी तो कहते हैं ना कि साधन देश के अंदर गतिशील है, देश के बाहर गतिशील नहीं है। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अब विकास का इंजन नहीं रहा, ये विचार किसने किया? ये बात किसने कही कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अब विकास का इंजन नहीं है? हैबरलर ने तो कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है। लेकिन ये बात किसने कहा थी कि नहीं भैया अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन नहीं रहा? तो ये जो कहा गया था वो जैकब वाइनर के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए, फिर उसमें सुधार करिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बेहतर हो जाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे कराई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिल जाएगा। जितनी सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं उसके मुकाबले में फीस कुछ भी नहीं है। तो आप एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया जा रहा है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और आप जिस परीक्षा की भी तैयारी करना चाहते हैं उस परीक्षा का कोर्स वहां पे मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर जो आप डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं
तो किसी भी इंक्वायरी के लिए या किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में 4.0 5.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, DSSS, झारखंड में आपको जेट की भी परीक्षा के लिए बैच मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बैच मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग कल एक नया उत्साह, नया एनर्जी के साथ।